नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 10 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 10 सितंबर है आज और 17 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन है। तो आप खुद ही जोड़ लीजिए कितने दिन हो गए। यहाँ से करीब में आपके पास 67 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। इसी बीच में आपको दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा भी मनाना है। फेस्टिव सीज़न शुरू हो रहा है तो एग्ज़ाम भी साथ में ही आ रहा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा 70 बीपीएससी को लेकर कि जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाइएगा। प्लीज़ पढ़िएगा खूब अच्छे से, एक भी हिस्सा कमज़ोर नहीं रखना है और कॉन्फिडेंस बना कर रखना है। अंतिम दिनों में जैसे आप टेस्ट लगाएंगे, हो सकता है आपके कम मार्क्स आएँ, झट से आप इस चीज़ को माइंडसेट में डाल लीजिए कि टेस्ट से एग्ज़ाम का डिसाइड नहीं हो पाता है। टेस्ट सीरीज बस इस प्रैक्टिस के लिए होता है। सवाल आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। कॉन्फिडेंस बनाकर रखिएगा और रिवीजन कीजिएगा। 100% से भी ज़्यादा दे सकते हैं तो वो दीजिए और सब कुछ त्याग दीजिए, बस पढ़िए केवल। ओके, देखिए आज का हेडलाइन क्या है और कई सारे न्यूज़ भी आज हम लोग करेंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके पश्चात हेडलाइन को डिस्कस करते हैं हम लोग। 70 बीपीएससी को लेकर अपना आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है 20 सितंबर से। मई से ही बच्चे 71 को लेकर आंसर राइटिंग कर रहे हैं। 71 को लेकर ही 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। कई सारे बच्चे, करीब में 250 से ज़्यादा बच्चे हैं मेरे पास जो मई से ही आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आप भी शुरू कर सकते हैं। सबसे सही समय यही है 71 बीपीएससी को लेकर तैयारी शुरू करने का। जो लोग 70 दे रहे हैं कृपया करके पीटी पर ही ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, सबसे सही रहेगा। सबसे सही, मेरे पास आज भी बच्चे आते हैं मुझे 70 में जोड़ दीजिए, उनको जोड़ तो भले देता हूं मैं, लेकिन ये सही नहीं है आपके लिए। आप केवल पीटी की तैयारी कीजिए, केवल पीटी का पढ़िए, अभी प्लीज़ पढ़िए पीटी का ही। 71 के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप शुरू हो रहा है 20 सितंबर से। इसमें बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, अ से शुरू करेंगे और ABCD से शुरू करके जेड तक जाएंगे। तो जुड़ना हो तो बताइएगा। यूट्यूब से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट में अगर आप ज्वाइन करेंगे 299 पर मंथ का तो हो जाएगा। 2 मंथ का लेंगे तो 275 का ही पड़ेगा। मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। सबसे बेहतरीन आंसर राइटिंग का हमारा चलता है, तो अगर आप जुड़ेंगे तो बेनिफिट जरूर होगा। चलिए न्यूज़पेपर डिस्कशन को शुरू कर लेते हैं। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन टैक्स ऑन हेल्थ लाइफ कवर, बहुत सारे चीज़ों पर भारत सरकार जो है जीएसटी काउंसिल की दरअसल बैठक होने वाली। जीएसटी काउंसिल में राज्य भी भागीदार होते हैं गुरु, केवल केंद्र नहीं है, राज्य सरकारें भी होती है। तो अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है, जीएसटी बढ़ रहा है, तो केवल केंद्र को कोसना सही नहीं है, राज्य भी भागीदार हैं इसमें। राज्य सरकारें भी टैक्सेशन डिसाइड करने में भारत में भूमिका निभाते हैं। संघवाद का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हाल फिलहाल के दिनों में जीएसटी काउंसिल को आप देख सकते हैं, जहाँ पर सेंटर और राज्य मिलकर जनता से कितना टैक्स वसूलना है इसको डिसाइड करते हैं। एक बच्चे ने बड़ा ही शानदार सा सवाल पूछा था कि भारत में अमीर लोगों के पास में ज़्यादा संपत्ति है जिनकी संख्या बहुत कम है। 10% लोगों के पास में देश की 75% जनसंख्या मतलब संपत्ति है और जीएसटी ये कम देते हैं, जबकि जो देश की बाकी मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, जीएसटी का सबसे ज़्यादा कलेक्शन मिडिल क्लास और लोअर क्लास से होता है। ये कैसे होता है जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। दरअसल में जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेज है, ये कोई डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेज है। तो यानी कि जो आप सामान खरीदते हैं उन चीज़ों पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो यार एक चीज़ बताइए, जो देश की 90% पॉपुलेशन सामान खरीदती है ज़्यादा, या देश की 10% पॉपुलेशन सामान ज़्यादा खरीदेगी, तो 90% खरीदेगी, तो 90% लोग जो हैं वो ज़्यादा टैक्स देंगे। इतना ही सिंपल सा ये चीज़ है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि देश के मिडिल क्लास और लोअर क्लास, आप और हम जो हैं सबसे ज़्यादा भारत सरकार को मदद करते हैं पैसों से, अंबानी साहब से ज़्यादा। यहाँ पर ये चीज़ है, जीएसटी पर अभी बातचीत होगी, ठीक है कर ले बातचीत, लेकिन आज जो हम लोग शुरू करेंगे ना, कई सारे कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो एक तो भारत और अफ्रीका का रिलेशन बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसको देखेंगे। भारत और यूएई ने न्यूक्लियर डील साइन किया है, भारत और यूएई ने न्यूक्लियर डील को साइन किया है, सिविल न्यूक्लियर डील को साइन किया है। सिविल न्यूक्लियर डील क्या होता है बंधुओं? सिविल हो गया यानी कि नागरिक के पर्पज़ से न्यूक्लियर का उपयोग किया जाएगा, परमाणु का उपयोग किया जाएगा, परमाणु संपन्न जो ईंधन होते हैं उनका उपयोग किया जाएगा, बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। जैसे भारत ने भी न्यूक्लियर डील को साइन किया था अमेरिका के साथ, याद कीजिए। उसी प्रकार से भारत और यूएई के बीच में न्यूक्लियर डील साइन होने जा रहा है और ये एक किस पर्पज़ से होगा? तो सिविल पर्पज़ से होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा एक आईएनएस के बारे में पढ़ेंगे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसको डिजाइन किया गया है, केरल के कोच्चि में इसका विमोचन किया गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको हम लोग देखेंगे, जैसे ग्रामीण
कृषि मौसम कार्यक्रम है जिसको IMD ने, भारत के मौसम विभाग ने लॉन्च किया है। अद्भुत सा प्रोग्राम है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर उसको लॉन्च किया गया है। उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा कृपया करके। बीच में छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा। एक एक करके शुरू करते। सबसे पहले भारत और अफ्रीका के रिलेशन को देखेंगे, क्यों चर्चा में है। अफ्रीका के साथ रिलेशन वो भी देखेंगे। दरअसल बीजिंग में अफ्रीका फोरम की बैठक हुई, चाइना अफ्रीका फोरम की बैठक हुई, तो उसके बाद हमारे कान खड़े हो गए हैं कि भाई बीजिंग जो है अफ्रीका में इतना ज़्यादा निवेश क्यों कर रहा है, क्या कारण है कि सारी विकासशील और विकसित देश जो है अफ्रीका की तरफ में भाग रहे हैं, क्या कारण है इसका, तो उसके कारण से भी चर्चा में है। और दूसरा ये भी है, अफ्रीका अपने आज तक के सबसे भीषण आपदा से जूझ रहा है। वो आपदा कौन सा है, तो वो आपदा है सूखे का। आपको पता है वहाँ पर नदियाँ सूख गई हैं बिल्कुल ही। आपको मैंने समझाया भी था कि अफ्रीका के देश में जानवरों को मारा जाएगा। एक देश का नाम भी मैंने आपको बताया था, बताइएगा मुझे कमेंट करके। और क्यों मारा जाएगा, मांस के लिए मारा जाएगा, ये मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में भी सूखा पड़ रही है और पश्चिमी भाग में भी प्राकृतिक आपदाओं सूखा का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके कारण से भी अफ्रीका चर्चा में है। उसके साथ साथ अफ्रीका जो है वो भारत के साथ रिलेशन को लेकर भी चर्चा में है। तो ज़रा हम लोग डिटेल में उस चीज़ को समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, भारत के लिए क्यों फ़ायदा का है और अफ्रीका के लिए भारत क्यों चाहिए। दोनों की ज़रूरतों को समझेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए क्या है, भारत अफ्रीका सहयोग के नवीन आयाम। अफ्रीका कैन मेक इंडियाज क्रिटिकल मिनरल्स मिशन साइन। ये द हिंदू में लेख आया था। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेख आएगा तो उसको मैं आपको समझाता हूँ कि भाई क्या इसके मायने हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके मेंस में और PT में सवाल बनते हैं बंधुओं, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको लैंड ऑफ फ्यूचर क्यों कहा जाता है। लैंड ऑफ फ्यूचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संपदा का अद्भुत खजाना है अफ्रीका के पास में। कल ही iPhone 16 लॉन्च हुआ है, कई सारे लोग दौड़ेंगे आईफोन लेने के लिए। तो आईफोन जो है उसका हर पार्ट जो है उसमें अफ्रीका का योगदान होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आईफोन कितने का बिकता है, ऑन एन एवरेज 80,000 का भारत में iPhone 16 का पहला जो वर्जन है वो आपको मिलेगा 80,000 रुपये का। और अफ्रीका के लोग जो हैं वो नॉर्मल एक प्लेट खाने के लिए भी तरस रहे हैं, जबकि सारे मटेरियल कहाँ से उठकर आते हैं बंधुओं, तो मैक्सिमम चीज़ें अफ्रीका से उठकर आती हैं। ये पूरे दुनिया में ही खेल चल रहा है। जो कैपिटलाइजेशन हुआ है तो उसमें शोषण अगर किसी का हुआ है तो अफ्रीका कंटिनेंट का हुआ है। लैंड ऑफ फ्यूचर इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि युवा बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर। अभी भी कृषि का बहुत बड़ा यहाँ पर भूमि है। मिनरल्स का तो अभाव है ही नहीं, जल भी अच्छी खासी मात्रा मौजूद है, इसीलिए इसको फ्यूचर का लैंड कहा जाता है। भारत के रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में अत्यंत महत्व रखता है। महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हमें अपना काम निकालना है, सीधी सी बात यही है, इस चीज़ को समझिएगा। विश्व के ज्ञात महत्वपूर्ण खनिज भंडारों से 30% के साथ अफ्रीका महाद्वीप भारत के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। हमारे पॉलिटिकल, आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को भारत में हुए G20 के बैठक में, ये सब चीज़ें कौन सोचेगा, G20 के बैठक में अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 का हिस्सा बनाया है और इससे दक्षिण सहयोग में भी हमें मजबूती मिली है। जो 3 मिलियन प्रवासी समुदाय, 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश और सुदृढ़ हुए हैं। यह परिदृश्य भारत के भूभाग में सहयोग के लिए ठोस आधार प्रदान करता है और यही सब वो कारण है जिसके कारण से चीन इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पर निवेश कर रहा है, सड़कें बना रहा है, रेल नेटवर्क बना रहा है। वहाँ के जो भ्रष्टाचार से ग्रसित नेतागण हैं उनको मुँह बोले रकम उठाकर दे देता है कि आप बस हमारे हित में नीतियों का निर्माण कीजिए। भ्रष्टाचार से ग्रस्त अफ्रीका जो है जम के चीन के पक्ष में नीतियों का निर्माण भी कर रहा है। एक तरह से चीन उसको औपनिवेशीकरण के द्वारा हथियाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत की क्षमता का लाभ उठाने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन का स्थापित नियंत्रण पहले ही मैंने आपको समझा। इसके अलावा अफ्रीका के देश सक्रिय रूप से पिट टू पोर्ट मॉडल से आगे बढ़ने के लिए नीतियां लागू कर रहे हैं, जहां मूल्य संवर्धन, खनिज आधारित औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वो खुद के उद्योग डेवलप कर रहे हैं। भारत मूल्य संवर्धन और जिम्मेदार अभ्यासों के लिए अफ्रीका प्राथमिकताओं के साथ महत्वपूर्ण खनिज मिशन को संगठित कर सकता है। मतलब ये कहा गया है कि भारत के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे अफ्रीका के देश जो हैं ये पिट टू पोर्ट, ये मॉडल क्या है, तो
तो भाई हम अपना भी निर्माण करें, अपने यहाँ भी औद्योगिकरण को बढ़ावा दें, उसके पश्चात हम दुनिया को बेचें। और दूसरा एक चीन का फैक्टर तो है ही बंधुओं। तो ये दो बड़ी चुनौतियाँ हैं भारत के समक्ष, और भारत को ज़रूरत भी है, क्योंकि भारत को भी तो अपनी इकॉनमी ग्रो करने के लिए चाहिए। अभी मैंने आपको समझाया था, ये अफ्रीका का पूर्वी कोस्ट है, दक्षिण पूर्वी कोस्ट है, सॉरी दक्षिण पश्चिमी, ये पूर्वी कोस्ट है। ये आपका कौन सा हो गया, पूरी वेस्टर्न कोस्ट हो गया। ये नॉर्थ अफ्रीका का रीजन हो गया। ये तीनों साउथ अफ्रीका के रीजन में आ गए। अफ्रीका जो है, यहाँ पर आपको दिखेगा सहारा मरुस्थल दिखेगा। एक सवाल अक्सर अफ्रीका से गारंटेड होता है किसी भी पीसीएस और यूपीएससी की एग्ज़ाम में। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है अफ्रीका से, भले इसके ज्योग्राफी से पूछ लिया जाए, करंट अफेयर से पूछ लिया जाए, लेकिन एक सवाल पूछा ही जाता है। ऑक्सफोर्ड का एटलस उठाइए, कैसे अफ्रीका को तैयार करना है ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। एक बार एटलस उठाएंगे तो देखेंगे क्या क्या, पहले देखेंगे देश कौन कौन से हैं, कोस्टल देश देख लेंगे पहली बार में। उसके बाद से देखेंगे अफ्रीका के लैंड लॉक्ड कौन से हैं। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कोस्ट, उसके बाद से देखा लैंड लॉक, उसके बाद से देखा कि भाई विषुवत पर कितने देश पड़ रहे हैं, कर्क रेखा पर कितने देश पड़ रहे हैं। इस प्रकार से मैपिंग की जाती है। ज़रूरी नहीं कि कोई मास्टर ही वीडियो बनाकर कराए, खुद से एफर्ट कीजिए। ऑक्सफोर्ड होगा आपके पास में, खोल कर बैठ जाइए, आज एक कॉपी ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बात ख़त्म हो गया। पिछली बार विक्टोरिया झील से आपसे पीटी में सवाल पूछा गया है, ज़रूरी थोड़ी ना कोई कराए तभी करेंगे। कर्क रेखा नोट कर लिया, अगर मकर रेखा गुजरती है, मकर गुजरती है क्या, मकर गुजरती है तो उस पर कौन कौन से देश हैं इसको नोट कर लीजिए, आधी मैपिंग हो गई। अब क्या नोट करना है, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से पठार पाए जा रहे हैं। आपको सारा ऑक्सफोर्ड में ही दिख जाएगा एटलस में, फिजिकल मैप आप खोल लीजिए। पठार कौन कौन से पाए गए हैं, किन किन एरिया में है। जैसे यहाँ पर माउंट एटलस दिखेगा, आपको दिखता है ना माउंट एटलस। यहाँ पर किलिमंजारो पहाड़ दिखेगा आपको, सर्वोच्च चोटी अफ्रीका की 5000 ज़्यादा मीटर हाइट है उसकी। उसके बाद से देखिए पहाड़ कौन कौन से हैं अफ्रीका में। तीसरा चीन कौन सा आ जाएगा, अफ्रीका की बड़ी नदियाँ कौन कौन सी हैं, नदियों का मुहाना कहाँ पर है, अरब सागर में है या फिर हिंद महासागर में है या फिर अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक में है, नीचे है मेडिटेरियन में कौन से हैं, ये देख लिया हमने। चौथा चीज़ देखेंगे कि झील कौन कौन सी हैं, क्योंकि अफ्रीका जो है झीलों की भूमि में से एक है, बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पर। बस झील देख लेंगे, हो गया आपका अफ्रीका का मैपिंग कंप्लीट हो गया मैपिंग। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा आप एलिमिनेट कर लेंगे। ये 5 से 6 चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट का, तो मैपिंग हो गया। ये तो महेश बनवाल किताब में भी दिया हुआ है, दृष्टि क्विक भी ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है। पीछे की तरफ में आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट खोलिए, सारा कुछ दिया हुआ है। क्यों नहीं पता है आपको, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक। एक बार पढ़ लीजिए, एक दिन 2 घंटा दे देंगे तो आपका हो जाता है ये, और एक सवाल की गारंटी हो जाती है। बताइए 2 घंटे में एक सवाल की गारंटी हो तो कौन नहीं इस स्कीम को छोड़ेगा, है ना। भारत के लिए अफ्रीका का क्या महत्व है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसी प्रकार से महत्व आपको लिखना पड़ेगा। व्यापक आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक पावर हाउस। अफ्रीका की आर्थिक क्षमता भारतीय व्यवसाय निवेशकों के लिए अवसर प्रस्तुत करती है। 2023 में 4%, 24 में 4.3% का अनुमानित जीडीपी वृद्धि के साथ अफ्रीका महाद्वीप तेजी से बढ़ रहा है, बाजार बन रहा है। भारत और द्विपक्षीय व्यापार 2022 में 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान खनन और खनिज क्षेत्र का रहा था। यानी कि लगभग में 50% व्यापार हमारा किस चीज़ का होता है, तो रॉ मटेरियल का होता है। खान और खनिज से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उसका आयात निर्यात होता है। 2021 से क्रियान्वित अफ्रीका महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र में 1.3 बिलियन लोगों के एकल बाजार का निर्माण करता है। अफ्रीका में 1.3 बिलियन 130 करोड़ से ज़्यादा का एक संयुक्त बाजार का निर्माण करता है अफ्रीका। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। अनुमान है कि 2050 तक अफ्रीका की जनसंख्या 2.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी 250 करोड़ तक हो जाएगा लगभग में। और उसके बाद से इतना बड़ा बाजार हो जाएगा और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि पॉवर्टी कम हो रही है, थोड़ा सा कल्चरल चेंज भी आ रहा है। भू राजनीतिक सहयोग, अफ्रीका के 54 राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा सहयोग भी करते हैं। उन्होंने कई बार बोला है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करना चाहिए। यूरोप के कंट्री जो है ना, उनसे ज़्यादा अफ्रीका के जो देश हैं वो एशियाई कंट्री पर, भारत और चीन जैसे देशों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमने कभी औपनिवेशिकता को नहीं वहाँ पर बढ़ावा दिया। आज भी फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जो है वो अफ्रीका को औपनिवेशिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कॉलोनियल दृष्टिकोण से देखते हैं, उसको सोचते हैं कि ये पिछड़े हुए लोग हैं, जबकि भारत ने हमेशा उनको सहयोग के दृष्टिकोण से, भाईचारा के दृष्टिकोण से देखा है और हमारा सहयोग बहुत ही गहरा रहा है हमेशा से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी चीज़ों में हमारी मदद कर सकते हैं। हाल फिलहाल में G20 वाला तो मैंने आपको बताया है कि अफ्रीकन यूनियन को सितंबर 2023 में 1 साल हो गए G20 को।
एक साल हो गए गुरु, पिछले साल हुआ था, पिछले साल 1 साल हो गए G20 को। पिछले साल अफ्रीका यूनियन को भारत में G20 का सदस्य बनाया गया था। क्योंकि वैश्विक शक्ति समीकरण बदल रहे हैं, एक मजबूत भारत अफ्रीका साझेदारी के साथ विशेष रूप से चीन को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। ऊर्जा सुरक्षा में बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर सकता है। वर्तमान में भारत अपनी तेल मांग का 15% अफ्रीका से प्राप्त करता है। नाइजीरिया और अंगोला जो हैं ये हमारे तेल आपूर्ति करता है। ONGC भी है नाइजीरिया में। इसके अलावा अफ्रीका के पास विशाल खनिज भंडार है क्रिटिकल मिनरल्स का, जिस पर हमारी निगाह है और हमें चाहिए भी है। भारत की अगुवाई वाले ISA में भी अफ्रीका को शामिल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अफ्रीका में सौर परियोजना के लिए $2 बिलियन निर्धारित किए हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मदद होगा ये अफ्रीका का। तो ऊर्जा साझेदारी भी हमारी समुद्री सुरक्षा को लेकर भी है। जैसे जो लाल सागर है, लाल सागर में अगर पायरेसी को हमें रोकना है तो अफ्रीकन देश से हमें सहयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी सीमाएं लगती हैं वहाँ पर। भारत ने मोजाम्बिक, मेडागास्कर सहित कई अफ्रीका के देशों के साथ रक्षा समझौते पर साइन भी किए हैं। और ये सब के सब हमें किस चीज़ में मदद करते हैं, तो हिंद महासागर को सिक्योर करने में मदद करते हैं। सोमालिया के तट पर भारतीय नौसेना के एंटी पायरेसी अभियान में न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार की रक्षा की है, और इससे अफ्रीका को भी मदद मिला है। 2022 में भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का भी आयोजन किया गया था, IMT ट्रिलैट। यही पूछा जाएगा आपसे, फिर आप बोलेंगे कि ये क्या पूछ लिया है, आज तक जीवन में नाम ही नहीं सुना था इसका। पहले संस्करण का आयोजन किया गया था, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया ने त्रिपक्षीय अभ्यास किया था। ये तीनों कहाँ हैं? ये भारत तो भारत ही है। मोजाम्बिक और तंजानिया अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट के देश हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। केनिया भी है इन्हीं के बगल में। ये तीनों देशों के साथ नौसेनाओं के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास है। प्रवासी गतिशीलता भी है। डायस्पोरा 3 मिलियन आबादी के साथ भारतीय प्रवासी समुदाय दोनों क्षेत्र के बीच सेतु का काम करता है। भारत के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, अफ्रीका में वर्तमान में भी रह रहे हैं। भारत की महत्वपूर्ण खनिज आवश्यकताओं का अफ्रीका की क्या भूमिका निभा सकता है? लिथियम लाइफलाइन, अफ्रीका के विशाल लिथियम भंडार जो हैं जिम्बाब्वे, नामीबिया, घाना जैसे देश में, ये हम आयात कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसको उपयोग कर सकते हैं। जिम्बाब्वे विश्व में लिथियम का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2030 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें बनाना है, तो बनाने के लिए हमें बैटरी बनाना पड़ेगा, बैटरी के लिए लिथियम लाना पड़ेगा। लिथियम कहाँ से आएगा? तो अफ्रीका से आएगा। इतना बड़ा काम करना पड़ता है एक छोटी सी चीज़ के लिए। दुर्लभ मृदा भंडार, रेयर अर्थ मेटल अफ्रीका के पास में भर भर के है। रेयर अर्थ मेटल अफ्रीका के पास भरपूर है, चीन के पास में भी है। तो चीन पर हम डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। अभी चीन से हम बहुत सारा लेते हैं, पूरी दुनिया लेती है, लेकिन हम अफ्रीका से भी लेंगे ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो। और उच्च तकनीक उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण अफ्रीका, मालावी, केनिया जैसे देश में इसकी क्षमता मौजूद है और उनसे हम खरीदेंगे। उदाहरण के लिए F-35 लड़ाकू विमान के लिए 417 किलोग्राम REE की आवश्यकता होती है। रेयर अर्थ मेटल की आवश्यकता होती है कितना? 417 किलोग्राम एक F-35 लड़ाकू विमान के लिए। F-35 लड़ाकू विमान के लिए कैसे बनेगा विमान जब रेयर अर्थ मेटल ही नहीं होगा? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनसे लेना पड़ेगा। प्लैटिनम समूह की धातुएं भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका में 90% से अधिक प्लैटिनम भंडार मौजूद हैं। पैलेडियम, रेडियम और अन्य प्लैटिनम समूह की धातुओं का भी प्रमुख उत्पादक रहा है। ये धातु कैटालाइटिक कन्वर्टर्स और फ्यूल सेल के लिए आवश्यक होते हैं। भारत द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बलों पर दिए जाने के कारण से अफ्रीका से हमें इनको मंगवाना परम आवश्यक हो गया है। कॉपर कर्डिंग, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे अफ्रीकी देश प्रमुख तांबा और कॉपर उत्पादक हैं। भारत के तांबे की मांग वर्ष 2026 तक 1.433 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र की मांग से प्रेरित होंगे। भारत के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के लिए अफ्रीका से तांबा भी हमें मिल सकता है। ग्रेफाइट गोल्ड माइन, ये जो आपको मैं फैक्ट पढ़ रहा हूँ, ये हनुमान चालीसा थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। ये आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सवाल पूछे जाते हैं। ये मेटल जो है अलग अलग इन्हीं के नाम पूछ लिया जाएगा। अफ्रीका से महत्व पूछ लिया जाएगा आपसे मेंस एग्जामिनेशन में। वहाँ पर अगर आप लिख देंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कुछ काम नहीं आने के। फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं आपको। महत्व में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ढूंढते हैं चेक करने वाले। रोज़ कॉपी चेक करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या आपके कॉपी में ढूंढा जाता है। इसलिए ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को पढ़िए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझिए इस चीज़ को।
मेडागास्कर और मोजाम्बिक स्थापित फ्लेक और पाउडर ग्रेफाइट उत्पादक हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए आवश्यक घटक होते हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की लगभग 500 किलोग्राम ग्रेफाइट की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कार वगैरह बनती है उनके बैटरी के लिए कितनी बड़ी मात्रा में हमें ग्रेफाइट की आवश्यकता होती है, आपको अंदाज़ा है? कहाँ से आएगा इतने सारे ग्रेफाइट? तो बाहर से आएगा। अफ्रीकी देश के साथ साझेदारी में भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए मदद मिल सकती है और इसी कारण से भारत और अफ्रीका का संबंध जो है महत्वपूर्ण है। ये सारे फैक्ट द हिंदू से उठाए गए हैं। द हिंदू में डिटेल आर्टिकल में इन चीज़ों को समझाया गया था, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया था। ओके, चुनौती मैंने आपको बताया, क्यों हमें संबंध बनाना चाहिए ये बताया, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं ये बताया, अब वर्तमान के रिलेशन हमारे कैसे हैं ये बताया है, आपको पूरा बैकग्राउंड समझाया है, चुनौती भी आपको बताया है। उसके अलावा भी चुनौती हो सकती है, जैसे अफ्रीका गृह युद्ध से परेशान है, कई सारे देशों में डिक्टेटरशिप का शासन है, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ रहता है और इथनिक वायलेंस होते ही रहते हैं वहाँ पर, आए दिन भीषण मात्रा में होते रहते हैं। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं जिसके कारण से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रो मीट ऑफिस, मीट का मतलब मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है, इन सपोर्टिंग फार्मर्स। ये न्यूज़ इसमें आया है। इसमें ये भी बताया कि DAMU, अब ये क्या बोला है भाई, तो DAMU को बंद कर दिया था भारत सरकार ने। ये दरअसल में है क्या, तो डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजी यूनिट है। इसको 2018 में शुरू किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल यूनिट्स को 199 यूनिट शुरू किए गए थे अलग अलग जगहों पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये क्या करते हैं, मौसम से जुड़ी हुई अपडेट्स फार्मर्स को देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा खेल। डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजी यूनिट जिला स्तर पर कृषि मौसम विभाग एक तरह का बनाया गया था, जिसका काम क्या था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मौसम से जुड़ी हुई जानकारी है वहाँ के फार्मर्स को आगे बढ़ाना, उनको बताना, इसका मुख्य काम था। 2018 में इसको शुरू किया गया, लेकिन नीति आयोग के सुझावों के कारण से इसको बंद कर दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नीति आयोग ने बोला कि फ्री में मत दो, नीति आयोग ने बोला कि प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इंक्लूड कर दो, नीति आयोग ने बोला कि ये जो है ये सही डेटा नहीं दे पा रहा है इसलिए इसको बंद कर दो। तो बंद कर दिया भारत सरकार ने। कई सारे बुद्धिजीवी प्रोफेसर्स ने ये चीज़ बोला, देश के अलग अलग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने भी बोला कि ये चीज़ आपने गलत किया, इसको बंद करके आपको बंद नहीं करना चाहिए था। तो PTI रिपोर्ट दैट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ प्लानिंग टू रिवाइज डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल यूनिट। अब इसको फिर से शुरू कर दिया जाएगा अंडर द ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम। अब इसका नाम बदलकर इसको फिर से शुरू किया जाएगा GKMS, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम के तहत में इसको फिर से रिवाइव किया जाएगा, फिर से शुरू किया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हमें मौसम की जानकारी मिलेगी किसानों को, जिसके अनुरूप वो क्या कर सकेंगे, अपने फसलों का रोपण कर सकेंगे और अपने एग्रीकल्चर की प्लानिंग कर पाएंगे। ICAR के सहयोग से द IND एस्टैब्लिश 199 DMU इन 2018 इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 2018 में DMU 199 देश भर में ICAR के सहयोग में तत्वाधान में स्थापित किया गया था, जिसका काम क्या था, जिसका काम था फार्मर्स को मौसम की सटीक जानकारी देना। 80% तक सटीक जानकारी ये दे रहा था अराउंड पूरे भारत में, 80 से 95%, कहीं पर तो 95% से ज़्यादा सटीकता थी इसकी। ये अद्भुत सा पहल था। लेकिन नीति आयोग के सुझाव पर कि इसका प्राइवेटाइजेशन करिए, इसके मोनेटाइजेशन कीजिए। मोनेटाइजेशन का तात्पर्य क्या होता है बंधुओं, कि आप फ्री में ये जानकारी मत दीजिए। इसके कारण से इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसको शुरू किया जा रहा है, इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। ओके, तो ज़रा हम लोग ये जो ग्रामीण कृषि सेवा है, मौसम सेवा है, इसको ज़रा समझेंगे, इस स्कीम को कि क्या है ये और किस प्रकार से मदद कर रहा था। ये हर चीज़ में ही दरअसल किसानों की मदद कर रहा था। DMU जो है कृषि विज्ञान केंद्र पर स्थापित किए गए थे और ये किसानों को फर्टिलाइज़र से लेकर मौसम की जानकारी, हर तरह की जानकारी प्रोवाइड करवा रहा था। ज़रा इस स्कीम को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा क्या है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के तहत देश में किसानों के लाभ के लिए कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, इसीलिए ये चर्चा में है। अब इसी के तहत में DAMU, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल यूनिट, इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम के तहत में DAMU को फिर से रिवाइव किया जा रहा है, फिर से शुरू किया जा रहा है।
यह योजना किस मंत्रालय का है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है। ग्रामीण मौसम कृषि मौसम सेवा जो है ये किस मंत्रालय का है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य किसानों को फसल संबंधी सटीक सलाह उपलब्ध करवाना है। फसल संबंधी में फर्टिलाइजर भी आता है, मौसम भी आता है और मिट्टी से जुड़ी हुई जानकारी भी है। यह योजना भारतीय मौसम विभाग द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य के लेवल की जैसे पूसा बिहार में है और ICAR ये दोनों इसमें सहयोगी होंगे और इसको फिर कंडक्ट करवाया जाएगा। यह कृषक समुदाय के लाभ के लिए फसल और स्थान विशेष पर आधारित मौसम आधारित कृषि सलाह जारी करता है। फसल और स्थान विशेष यानी कि लोकल जो मौसम होगा उसके आधार पर ये एडवाइस देता। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज ये सिस्टम है और अद्भुत सा सिस्टम है। इसके तहत किसानों को अगले आगामी 5 दिनों के लिए जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान ये 5 की जगह पर आपको दे सकता है 1 महीनों के लिए। एग्जाम में इस प्रकार के स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। मौसम पूर्वानुमान वर्षा, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, हवा की गति, हवा की दिशा, सापेक्षिक आर्द्रता, बादल, साप्ताहिक संचयी वीकली वाला हो गया। वर्षा का पूर्वानुमान, फसल विशेष सलाह प्रदान की जाती है। पर फसल के हिसाब से हर एक फसल के हिसाब से आपको इसमें सलाह एडवाइस दी जाती है, किसानों को इसमें दी जाती है। IMD के GKMS लघु संदेश सेवा और इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सर्विस सहित विभिन्न प्रिंट, विजुअल, रेडियो, IT आधारित मीडिया के माध्यम से, मतलब जो भी लोगों से जुड़ने का अलग अलग माध्यम है, जैसे रेडियो हो गया, लोकल टेलीविज़न हो गए या फिर मोबाइल SMS हो गया, इनके माध्यम से सूचना दी जाती है। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर 130 एग्रोमेट फील्ड यूनिट के सहयोग से एग्रोमेट सलाह तैयार की जाती है, कृषक समुदाय को सूचित की जाती है। GKMS मतलब ग्रामीण कृषि मौसम विज्ञान सेवा जो है के अंतर्गत कृषि मौसम परामर्श सेवाएं का संचालन द्वि साप्ताहिक मौसम आधारित बुलेटिन तैयार करने के लिए भी किया जाता है। IMD द्वारा प्रस्तुत AAS मौसम आधारित फसल व पशुधन प्रबंधन रणनीति और कार्यों की दिशा में कदम है, जो क्या करता है, जो किसानों को फसल नुकसान होने से बचाएगा। उनको अपने एग्रीकल्चर को प्लान करने के लिए उनको सही चीज़ जानकारी मिल जाएगी। कहाँ भाई किस चीज़ का रोपण करें, किस चीज़ के लिए सही रहेगा, कौन से फसल के लिए सही रहेगा, आज करें या 4 दिन बाद करें, इस तरह की चीज़ें। IMD का GKMS देश के लगभग 22 मिलियन किसानों को स्थानीय भाषाओं में फसल विशिष्ट कृषि मौसम संबंधी सलाह उपलब्ध कराने में भी सफल रहा है। 22 मिलियन किसानों को उनके लोकल लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए दरभंगा कोई किसान है तो मैथिली भाषा में हो सकता है ना, तो ये लोकल लैंग्वेज हो गया। कहीं तमिलनाडु का होगा तो उसको तमिल भाषा में देंगे। तो ये क्या हो गया, लोकल लैंग्वेज में किसानों को जानकारी देने के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना को फिर से शुरू किया गया था और इसी के तहत में DAMU डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल यूनिट को रिवाइव किया जा रहा है, जो मौसम संबंधी विशिष्ट जानकारी प्रदान करेगा किसानों को। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि एट ब्रिक्स समिट इन रसिया डोवाल में मीट चाइनीज़ मिनिस्टर वांग यी। दरअसल में है क्या कि अजीत डोवाल जी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और पता ही होगा उनके बारे में, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, क्या नाम है उनका, वांग यी, ये दोनों रूस में ब्रिक्स समिट कजान में होने वाला है। मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था मैंने आपको समझाया था कि अपने करेंसी व्यापार को लेकर कजान में बहस होने वाली है। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट होगा और वहाँ पर ये बहस होने वाली है। तो ये भी है कि सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये कहा गया है। अभी जो मीटिंग होगी सेंट पीटर्सबर्ग में होगी, आगे जहाँ पर भी होगी वो भी देख लेंगे। एट ब्रिक्स समिट इन रसिया डोवाल में मीट चाइनीज़ मिनिस्टर वांग यी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल विल अटेंड द 3-day ब्रिक्स मीटिंग। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं, हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के मीटिंग होती हैं। देखिए जब G20 हुआ था तो आपको याद है कि देश में 22 से ज़्यादा अलग अलग मीटिंग हुए थे। G20 बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनकी मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है। जैसे अभी पाकिस्तान में जो SCO होने वाला है ना, वो हेड ऑफ स्टेट का नहीं है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो अभी वर्तमान में मिलेंगे और किन चीज़ों पर बात करेंगे आप ही मुझे बताइए। तो भारत और चीन का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है कहाँ पर, तो लद्दाख में, उसको लेकर बातचीत होंगी। और हमारे जो बॉर्डर इशू हैं उसको लेकर बातचीत हो सकती है।
ये होना ज़रूरी हो गया है क्योंकि भारत और चीन का एक हॉस्टाइल जैसा रिलेशन हो गया है, बहुत ही ख़राब रिलेशन हो गया है। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा। पीटी में पूछा जा सकता है आपसे। सेंट पीटर्सबर्ग में ये चीज़ आयोजित हो रहा है, अभी सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। और भारत के प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले ही रूस की यात्रा पर गए थे। उसके बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी जा सकते हैं। तो छोटा सा फैक्ट था, बाकी अगर इसमें कुछ भी ऐसा होता है तो उसको हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आईआर में जब हम लोग 70 बीपीएससी को मेंस को लेकर आईआर पढ़ेंगे, अलग से वीडियो जाएंगे उसके वीडियो के दौरान हम लोग इसके आईआर के दृष्टिकोण से भी पढ़ेंगे। लेकिन आज पीटी के दृष्टिकोण से देखिए कि भारत और यूएई ने, भारत जल्दी किसी देश के साथ में न्यूक्लियर डील साइन नहीं करता है, लेकिन भारत और यूएई ने सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन को लेकर पैक्ट साइन किया है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनका ये पूरा नाम है। इन दोनों ने कल मिले हैं, कल दिल्ली में मिले हैं दोनों लोग, और दोनों लोगों ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, एमओयू पर। द डील बिटवीन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL, भारत की सरकार और यूएई, ये तीनों ने मिलकर साइन किया है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये साइन कर रही है एमिरात्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के साथ में। कहाँ पर? तो बराख, BARAKAH ये जगह है, बराख ये जगह है कहाँ पर? तो यूएई में। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण को लेकर भारत और यूएई ने पैक्ट साइन किया है। ये ध्यान में रखिएगा, छोटा सा फैक्ट है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यात्रा की थी तो उसी समय बातचीत शुरू हुआ था पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। उसके अलावा एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में न्यूक्लियर उपयोग को लेकर उसी समय वार्तालाप शुरू हुई थी। अब भारत का न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एमिरात्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के साथ में डील साइन कर रही है। बराख जगह है कहाँ पर? तो यूएई में। उसी में वहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण को लेकर ये साइन किया गया है। 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान भी दोनों देश के नेताओं ने, फॉरेन मिनिस्टर्स ने बातचीत की थी और इसको लेकर साइन किया गया है। कृपया करके इसको ध्यान में रखें। पीटी में ये पूछा जा सकता है हाल ही में किस अरब प्रायद्वीप के देश के साथ में भारत ने सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन को लेकर पैक्ट साइन किया है? तो ये किया है किसके साथ में? तो यूएई के साथ में किया है। साथ में एलएनजी के सप्लाई को लेकर भी किया है, मतलब कि ऊर्जा के क्षेत्र में सप्लाई को लेकर भी साइन किया है। न्यूक्लियर के अलावा एलएनजी के सप्लाई को लेकर भी हमने साइन किया है, जिसमें आबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी जो है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है IOC है, इन दोनों के बीच में एलएनजी के सप्लाई को लेकर साइन किया गया है। एलएनजी के सप्लाई को लेकर साइन किया गया है। उसके अलावा एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें यूएई की गवर्नमेंट जो है वो फूड पार्क का निर्माण करवाएगी गुजरात में फूड पार्क का निर्माण करवाएगी। तो ये कुछ प्रमुख जो साइन किए गए हैं। बाकी भारत और यूएई के रिलेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे ही आईआर को लेकर, लेकिन फ़िलहाल पीटी फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने करवाया है। कृपया इसको ध्यान में रखें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। यूएई के मैपिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है कि 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल जो है इंडियन नेवी ने लॉन्च किया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, जैसे कोचीन है, एक मझगांव है, एक गार्डन रिच है कलकत्ता में, मझगांव महाराष्ट्र में है। कोचीन कहाँ पर है? कोचीन शिपयार्ड तो ये है केरल में। ये सब नेवी के अलग अलग इक्विपमेंट बनाने के फैक्ट्रियाँ हैं। तो कोचीन शिपयार्ड जो लिमिटेड हैं, इन्होंने कल किसको लॉन्च किया है? तो INS मुल्की ये नाम है, और INS मालपे या मलापे जो भी आप इसका प्रोनाउंस करें, ये लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तो कोची में लॉन्च किया गया है। किसका होगा? तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर विसल है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर विसल, सबमरीन को रोकने से जुड़े हुए जो विसल होते हैं उसी के तौर पर ये काम करेगा। सबमरीन क्या होते हैं तो पता ही होगा आपको, पानी में डूबकर चलने वाले नेवी के व्हीकल होते हैं, मूवीज़ में देखा होगा आपने। इसको लॉन्च किया गया है। इनका काम क्या होगा कि सबमरीन अटैक अगर भारत पे होते हैं तो उसको रोकना और उसी के लिए काम करना मुख्य रूप से इसका काम।
और ये संपूर्ण रूप से इंडिजिनस है, यानी कि भारत में ही इसको बनाया गया है। संपूर्ण रूप से इंडिजिनस है ये। कोस्टल एरिया में ये हमारी रक्षा कर सकेंगे, कोस्टल एरिया में सबमरीन से हमारी रक्षा कर सकेंगे, इसी को लेकर इसको डिज़ाइन किया गया है। कृपया इसका ध्यान रखें, नाम ध्यान में ज़रूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कई सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।